हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके? बढ़िया। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करा रहे हैं, चैप्टर नंबर 9, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या पढ़ेंगे हम लोग? कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स सबको पता होंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स कैसे बनते हैं। उन कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जो कंपाउंड्स बनते हैं वो कंपाउंड्स किस तरीके की प्रॉपर्टी दिखाते हैं, क्या उनका नेचर होता है, कैसे वो बनाए जाते हैं, क्या उनका फॉर्मूला होता है, कैसे उनकी नेमिंग करते हैं। ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे वो कंपाउंड्स पढ़ने वाले हैं जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के थ्रू बने होते हैं। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ। वो कोई भी कंपाउंड्स जिसमें आपने देखा होगा ये इस तरीके का जो बॉन्ड होता है, ये एरो वाला जो बॉन्ड होता है, उसको हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। मतलब क्या होता है इसका? इसका मतलब ये होता है कि जितने भी अब एक बॉन्ड को बनाने में इलेक्ट्रॉन कितने खर्च होते हैं सबको पता होगा, 2 इलेक्ट्रॉन खर्च होता है। वो 2 इलेक्ट्रॉन आते कहाँ से हैं ये भी सबको पता होगा कि एक एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, दूसरा एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, और क्या हो जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। शेयरिंग करते हैं तो एक लूज कर देता है, दूसरा गेन कर लेता है उस इलेक्ट्रॉन को, तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड आप सब जानते होंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा बॉन्ड बने जिसमें इलेक्ट्रॉन, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक ही एलिमेंट अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को यूज करे, दूसरे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एक भी या ना ही शेयरिंग ना ही लेन देन में हो, तो उस बॉन्ड को बोलते हैं हम लोग क्या? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक बार रिपीट करता हूं मैं, अगर मान लो ए और कह रहा हूं मैं ए और बी के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है, तो इसका मतलब मान लो ए है कोई, इससे 2 तो नॉर्मल बॉन्ड बने हुए हैं कुछ इस तरीके से, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बी जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये जो बॉन्ड बन रहा है इसमें एक इलेक्ट्रॉन तो ए का होगा और एक इलेक्ट्रॉन किसका होगा? बी का होगा। देखिए मैं अभी कलर चेंज करके समझाऊंगा अभी आपको। एक इलेक्ट्रॉन ये बी का होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये ए का होगा, यहाँ पे एक ए का होगा, यहाँ पे एक बी का होगा, लेकिन यहाँ पे बी का कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे दोनों के दोनों, ये वाला भी और ये वाला भी, दोनों ए ही कंट्रीब्यूट करेगा और इस बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। जबकि यहाँ पे एक ए का एक बी का तो बॉन्ड बना, एक ए का एक बी का तो बॉन्ड बना, तो इस तरीके के बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड। जबकि इस तरीके का बॉन्ड को हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, और ऐसे कंपाउंड्स को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलते हैं। समझ गए बात सारी? चलिए डबल सॉल्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। These are the additional compounds which are soluble in solid state but break up into constituent ion when dissolved in water or any other solvent. ये ऐसे एडिशनल कंपाउंड्स हैं जो कि सॉलिड स्टेट में तो सॉल्युबल हैं, लेकिन ब्रेकअप हो जाते हैं, छोटे छोटे आयंस में टूट जाएंगे इनटू कॉन्स्टेंट आयंस। जब इन्हें क्या करेंगे हम? डिसॉल्व कर देंगे। किसके अंदर? पानी के अंदर या किसी दूसरे सॉल्वेंट के अंदर। इन दीज कंपाउंड्स इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस आर नॉट लॉस्ट। इन कंपाउंड्स में होगा क्या? जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होगी कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस की, वो लॉस्ट नहीं होगी। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस की मतलब क्या है कि जैसे एग्जांपल है इसका डबल सॉल्ट का, मोर सॉल्ट। इसमें देखो क्या क्या है, आयरन है, अमोनिया है, सल्फेट है। तो यहाँ पे क्या होगा, आयरन की कोई सोचे कि प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाए इस कंपाउंड में, नहीं। तो जो आयरन प्रॉपर्टी दिखाता होगा वो ये सॉल्ट भी प्रॉपर्टी दिखाएगा। जो अमोनिया कुछ प्रॉपर्टी दिखाता होगा तो ये सॉल्ट भी अमोनिया जैसी प्रॉपर्टी दिखाएगा। इनकी इंडिविजुअल जो आयन होता है उसकी प्रॉपर्टी लॉस्ट नहीं होती। और ये वो एडिशनल कंपाउंड्स होते हैं। एडिशनल कंपाउंड्स क्यों बन रहे हैं? क्योंकि हम लोग अलग अलग कंपाउंड्स को ऐड करके बना रहे हैं। देखो ये क्या है, फेरस सल्फेट अलग है, अमोनियम सल्फेट अलग है, और वाटर के क्रिस्टल्स हैं। इन तीनों को हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया या एडिशन कर दिया, तो ये कंपाउंड्स बन रहे हैं। इसलिए इनको क्या बोल रहे हैं हम लोग? एडिशनल कंपाउंड्स बोल रहे हैं। जो कि सॉल्युबल तो होते हैं पानी के अंदर या किसी और के अंदर सॉलिड स्टेट में, लेकिन जब किसी दूसरे स्टेट में प्रेजेंट होंगे तो सॉल्युबल नहीं होंगे। तो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट हैं और क्या हो जाते हैं? ब्रेकअप हो जाते हैं कॉन्स्टेंट आयंस में, जब इन्हें डिसॉल्व किया जाएगा किसी वाटर और एनी अदर सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है। और ये वाली बात तो मैंने आपको बता ही दी है कि ये इंडिविजुअल प्रॉपर्टी कॉन्स्टेंट आयंस की जो है वो खत्म नहीं करते हैं। एग्जाम्पल याद रखेंगे आप लोग, मोर सॉल्ट, पोटाश एलम और कार्नेलाइट। ये फॉर्मूला सामने लिखा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स आयंस क्या होता है। All electrically charged species carrying positive or negative charge in which the central metal atom or ion is surrounded by a fixed number of atoms या fixed number of ions or molecules। यहाँ क्या बोला कि कोई भी इलेक्ट्रिकली चार्ज स्पीशीज जिसपे या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, इलेक्ट्रिकली चार्ज मतलब तो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कुछ भी हो सकता है, जिसमें सेंट्रल मेटल एटम जो है या आयन जो है वो सराउंडेड होगा किससे? कुछ फिक्स नंबर ऑफ आयन या मॉलिक्यूल से। उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? कॉम्प्लेक्स आयन बोल देते हैं।
जैसे एग्जांपल देखिए, ये लिखा, ये है कॉम्प्लेक्स आयन जिसमें सेंट्रल मेटल एटम क्या है, यहाँ पे कोबाल्ट है। कोबाल्ट जो जुड़ा हुआ है वो किससे जुड़ा हुआ है, वो देखिए ये कोबाल्ट है, वो 4 NH3 से जुड़ा हुआ है। इस पे क्या लग रहे हैं, 4 NH3 लग रहे हैं। तो क्या बोलेंगे हम लोग कि ये जो कोबाल्ट है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये सेंट्रल मेटल एटम हो जाएगा आपका, और ये जो NH3 लग रहे हैं ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे फिक्स नंबर ऑफ आयन्स या मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, लीगेंड्स बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल मेटल एटम, और जो सेंट्रल मेटल एटम से जो कुछ भी जुड़ा होता है दोज आर नोन एज लीगेंड्स। और यहाँ पे क्या लगा देंगे हम इस तरीके से ब्रैकेट में बंद करके, और 2 पॉजिटिव का चार्ज जो हमें बताया वो चार्ज हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकली ये वो इलेक्ट्रिकली चार्ज स्पीशीज है जिसपे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों में से कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है, और सेंट्रल मेटल एटम आयन पे क्या होगा, कोई फिक्स नंबर ऑफ आयन या फिर मॉलिक्यूल अटैच्ड होंगे। The complex ion doesn't dissociate into simpler ions in aqueous solution। ऊपर हमने क्या बोला था कि जो डबल सॉल्ट थे वो क्या हो जाते थे, पानी में डालते डिसोशिएट हो जाते थे। तो कॉम्प्लेक्स आयन क्या नहीं होते, पानी में डालने से डिसोशिएट नहीं होते। पानी में डालोगे तो आप डिसोशिएट नहीं होंगे, सिंपल आयंस नहीं बनाएंगे। अब कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स पढ़ लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं। दीज आर द कंपाउंड्स विच कंटेन कॉम्प्लेक्स आयंस। ये वो कंपाउंड हैं जिनमें कॉम्प्लेक्स आयंस प्रेजेंट होते हैं। जैसे अभी आपने ऊपर एग्जाम्पल देखा था, एक एग्जाम्पल हम लोगों ने दिया था, क्या नहीं है तो CH3 अलग है, COC ये अलग है, ये दूसरा एग्जाम्पल है CONH3 ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड बन गया। K4FeCN6 ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड बन गया। इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये जो पार्ट होता है जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, ये तो अभी ऊपर बताया ही मैंने आपको, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन है। इसमें साथ में कोई मेटल हम लोग जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ देते हैं, देखिए अभी अगर मैं FeCN6 अगर आपको बताऊं तो FeCN6 का जो चार्ज होता है FeCN6 पे वो 4 नेगेटिव चार्ज होता है। इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स आयन होता है, FeCN6 फेरोसाइनेट बोलते हैं हम इसे। ठीक है, FeCN6 होता है। अब इसमें 4 नेगेटिव चार्ज है, ये किसी एक ऐसे मेटल के साथ में रिएक्ट कर सकता है जिसके 4 नेगेटिव चार्ज को खत्म कर दे, यानी कि एक ऐसे एलिमेंट के साथ में जिसपे 4 पॉजिटिव चार्ज हो। पोटेशियम पे 1 पॉजिटिव चार्ज होता है, अगर मैं 4 पोटेशियम ले आता हूँ तो इसका मतलब क्या होगा, इस पर 4 पोटेशियम पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इसका 4 पॉजिटिव और इसका 4 नेगेटिव खत्म हो जाएगा, और हम लोग क्या लिख देते हैं यहाँ पे K4 लिख देते हैं। तो जो इस स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ध्यान से समझना, जो इस स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने लिखा है FeCN6 पे 4 नेगेटिव लिखा था, ये तो कॉम्प्लेक्स आयन था। लेकिन जब ये 4 नेगेटिव, यानी कि ये पूरा अगर मैं देखूँ तो 4 नेगेटिव है, नेगेटिव वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, एनायन। जब ये एनायन किसी एक कैटायन के साथ में रिएक्ट कर जाए, ये एनायन किसी एक कैटायन के साथ में रिएक्ट कर जाए और एक कंपाउंड बना ले, उस कंपाउंड को हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलेंगे। समझे बात को। जब ये एनायन जिसके अंदर क्या बोल रहे थे हम लोग, एक सेंट्रल मेटल एटम होता है और लीगेंड होते हैं, ये कैरिंग एनी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, जनरली नेगेटिव चार्ज ही मिलेगा। तो ये किसी एक कैटायन के साथ में, यानी किसी एक मेटल के साथ में रिएक्ट कर जाए तो हम लोग क्या बोल देते हैं, पूरा जो कंपाउंड बनेगा, अब ये जो कंपाउंड मैंने आपके लिए ब्लू में बंद कर दिया, ये वाला कंपाउंड, ये क्या हो जाएगा, पूरा एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो जाएगा। समझ गए बात कैसे बनता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और रीजन क्या था कॉम्प्लेक्स आयन पढ़ने का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन से पहले। वो क्लियर हुआ होगा। अदरवाइज अगर कोई भी आपको डिफिकल्टी रही है कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट कर दिया करो, नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल रिजॉल्व करूँगा मैं उसे। तो वही लिखा है यहाँ पे, दीज कंपाउंड कंटेन अ सेंट्रल मेटल एटम और अ कैटायन which is bonded with fixed number of anion और molecules called ligand through coordinate bonds। ये coordinate bonds के थ्रू जुड़े होंगे। कैटायन होता है एक सेंट्रल मेटल एटम जिससे वो जुड़े हुए होंगे, और ligand होते हैं वो जो उससे जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो ये था पहली वीडियो। नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे तो ये हेडिंग आपको दिख रही होगी, डेफिनेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इनको स्टार्ट कराएंगे। पहली वीडियो कैसी लगी बताइएगा, कमेंट करिएगा। सेकंड वीडियो लेके आएंगे जल्द से जल्द और कराएंगे आगे के चैप्टर को कंटिन्यू। अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ चैनल वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और नए बच्चे जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, बाय बाय।